हम ऐसे कंज्यूमर समाज में रहते हैं कि दरवाजे से बाहर निकलते ही आप $20 तो खर्च देंगे, वो भी किसी फालतू चीज पर। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी कंपनियों को पता है कि हमारी मेहनत की कमाई किस तरह हमसे निकलवानी है, और अक्सर हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। बहुत खूबसूरत से लेकर बहुत ही वाहियात तरीकों तक। आइए देखते हैं कुछ ऐसी ही चोरी छिपे की गई चालाकियां जिससे कंपनियां हमें बरगलाती हैं। बेकार का इंतजार। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, फिर भी किसी चीज का इंतजार करने से ज्यादा बोरिंग कुछ भी नहीं होता भाई। निश्चित रूप से कोई भी कंपनी अगर हमें कुछ फौरन दे सकती है तो हमें इंतजार करने के लिए मजबूर नहीं करेगी, है ना? गलत। कुछ साल पहले सोशल मीडिया जाइंट फेसबुक ने सिक्योरिटी चेकअप शुरू किया। लॉगिन करने वाले यूजर्स को एक छोटे से रोबोटिक डॉक्टर ने ग्रीट करके कहा कि सुरक्षा कारणों से उनके अकाउंट की जांच की जा रही है। तकरीबन 10 सेकंड तक ये सब चलता रहा, लेकिन भाई फेसबुक सर्वर कहीं अधिक तेज है और असल में ये जांच 1 सेकंड से भी कम समय में पूरी हो जाती है। बात यह है भाई कि अगर किसी प्रोसेस में बहुत कम टाइम लगता है तो हम उस पर भरोसा नहीं करते। मेरा मतलब है यार कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने इस वीडियो की पूरी रिसर्च 5 मिनट में कर ली थी तो आपको शक होगा, है ना? इसलिए फेसबुक और दूसरी कंपनियां कुछ प्रोसेस का वेटिंग टाइम जानबूझकर बढ़ा देती हैं ताकि लोगों को उन पर विश्वास हो जाए। और कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे कभी कभी इंतजार करने की वाकई कोई ठोस वजह भी होती है, जैसे कि जब हमारे फोन अपडेट हो रहे होते हैं वहां हमेशा एक प्रोग्रेस बार होती है ना। कंपनियां जानती हैं कि इस छोटे से फीचर्स के बिना हम बवाल कर देंगे, लेकिन ये बात एक्यूरेट नहीं है। इंस्टॉल टाइम फोन के मॉडल पर डिपेंड करता है और अगर ये अलग होता है, इसलिए निर्माता प्रोग्रेस एनिमेशन ऐसा बनाते हैं जो औसत इंस्टॉल टाइम को दर्शाते हैं। यही कारण है कि कभी कभी वे 3 मिनट में फटाफट 99% तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आखिर में 5 घंटे तक अटक जाते हैं। खैर, मैंने इससे कम के लिए दंगे होते हुए देखे भाई। वैनिटी साइजिंग, ये सबके साथ हुआ है। हमें एक नई पेंट मिलती है जो बहुत ही पसंद आ जाती है, लेकिन उसे ट्राई करते ही पता चलता है कि वो बहुत ही टाइट है। इससे अच्छा फील नहीं होता, मूड खराब हो जाता है जब आपको इस बड़े साइज की पेंट को ढूंढना पड़ता है। असल में रिसर्च से पता चला है कि इस तरह के एक्सपीरियंस के बाद हमारे पेंट खरीदने के चांस कम हो जाते हैं, फिर चाहे परफेक्ट साइज ही क्यों ना मिल जाए, क्योंकि हमारा मूड खराब हो जाता है। क्लॉथ कंपनीज को ये पता है और इस प्रवृत्ति को कम करने के लिए वे बेहद शातिर तरीके अपनाती हैं। वे अपने कपड़ों को फिजिकली तो सेम रखते हैं, लेकिन साइज चार्ट को छोटा कर देती हैं। 1937 में सीओस ने 32 इंच की कमर वाले ड्रेसेस को 14 बताकर बेच दिया और 1967 तक ये साइज 8 हो चुका था। और भाई वहीं अब 32 इंच का बस साइज अब साइज 0 हो चुका है। ये छोटा सा साइज इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपको ट्राई करते समय अच्छा फील हो और आपके इसे खरीदने के चांस बढ़ जाएं। हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था। अमेरिका में कपड़ों के साइज को स्टैंडर्ड रखा जाता है। हालांकि 1983 में इस नियम को खत्म कर दिया गया था। तब से दुकानों ने अपने खुद के साइज चार्ट का यूज किया है। अधिकांश दुकानों ने हर चीज को पहले की तुलना में काफी छोटा लेबल करने का ऑप्शन चुना है। इसे वैनिटी साइजिंग कहा जाता है। हालांकि भाई इसका बेहतर नाम होता है इंसैनिटी साइजिंग, क्योंकि यहाँ पागलपन की हद तक फेरबदल किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल पागलपन क्या होता है पता है? उन लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट ना करना। मैं लगभग हर दिन एक्साइटिंग कंटेंट पोस्ट करता हूँ और मेरे पास कुछ ऐसी शानदार चीजें आने वाली हैं जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। हो गया? चलिए तो कहाँ थे हम? फंसाने वाले लेआउट। शॉपिंग मॉल 1950 के दशक में पहली बार अमेरिका में दिखे थे और तब से वे कंज्यूमर कल्चर का एक लोकप्रिय हिस्सा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे विशेष रूप से इस बात के लिए डिजाइन किए गए हैं कि आपसे ज्यादा पैसे निकलवा सकें? पहला मॉल आर्किटेक्ट विक्टर ग्रुइन कमर्शियल डिजाइन का था। वो जानता था कि ज्यादा खरीदने के लिए ग्राहकों को रिटेल एरिया में ज्यादा टाइम बिताना जरूरी है, इसलिए उनके मॉल जानबूझकर कंफ्यूजिंग लेआउट के साथ डिजाइन किए गए थे, जिनमें कई तरह के दिलचस्प नजारे, सुगंध और आकर्षण भरे हुए होते थे। इतनी सारी मस्ती भरी चीजों और घुमावदार रास्तों के कारण आप अपना असली मकसद भूलकर उन चीजों को खरीद लेते हैं जिनके लिए आप यहाँ नहीं जाते थे। इस कॉन्सेप्ट को ग्रेन ट्रांसफर कहा जाता है और ये केवल मॉल पर लागू नहीं होता, ये हर उस स्टोर में कुछ हद तक इस्तेमाल होता है जहां आप जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि ग्रोसरी स्टोर्स में शायद ही कभी खिड़कियां या घड़ियां होती हैं? ये भी ग्रेन ट्रांसफर का ही एक उदाहरण है। आपको समय से आभास होता है तो शॉपिंग में डूबे रहना मुश्किल है और ये कोई भी दुकानदार नहीं चाहता, इसलिए ऐसी सारी चीजें हटा ली जाती हैं। स्टोर में आपके लिए टाइम को और बढ़ाने के लिए कंपनियां बार बार उसका लेआउट भी बदलती हैं। अगर हमें पता है कि कोई भी चीज कहाँ पर रखी है तो हम वहीं लाइन लगाकर उस चीज को उठाकर फौरन उस जगह से निकल लेंगे, है ना भाई? लेकिन अगर स्टोर का लेआउट बदल जाता है और हमें पता नहीं है तो हमें उन गलियारों में ज्यादा समय बिताने के लिए मजबूर होना पड़ता है जहां हम वैसे नहीं जाते। दूसरे शब्दों में खरीदने के लिए चांस ज्यादा। मैं ग्रुइन के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन भाई ये मेरा पसीना जरूर निकलवा देंगे। इंसानी शक्ल। जरा गैस कीजिए कि फूड क्लीनिंग प्रोडक्ट और इंश्योरेंस को क्या जोड़ता है? जी हाँ, वो है इंसानी नाक नक्श वाले मॉस्कट। और कारण क्या है?
ये सब बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी का कमाल है। हम इंसान हैं और हम अगर किसी को इंसान ही बना दें तो उससे कनेक्ट करना आसान हो जाता है। फैंसी शब्दों हम कहें तो चीज़ों को मानवकृत कर देना। इसलिए हम अपनी कारों और दूसरी अजीज चीज़ों को कोई भी नाम दे देते हैं। चीज़ों का मानवीकरण हमें उन पर कंट्रोल भी देता है। जब कोई कार ठीक से स्टार्ट होती है तो वो सिर्फ एक कार होती है, लेकिन जब वो बिगड़ जाती है तो हम उस पर गुस्सा होते हैं और उसे इंसान की तरह दोष देते हैं। मैं तो ऐसा ही करता हूँ भाई। उसे इंसान बना देने से हम अच्छा फील करते हैं और ये करना बहुत ही आसान भी है। बस किसी भी चीज़ पर एक सिंपल सा फेस चिपका दो और बस हो गया काम। और इंसानीकरण करने से हमें ना सिर्फ चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं बल्कि हम उन पर अधिक भरोसा भी करते हैं। कंपनियां इसका पूरा फायदा उठाती हैं। उदाहरण के लिए गूगल ने अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार को चेहरे जैसे फीचर से डिज़ाइन किया है ताकि इसमें बैठते समय होने वाली घबराहट को ठंडा किया जा सके। देखा आपने? ये तो मानना पड़ेगा भाई कि इसकी क्यूट सी आंखों और नाक ने मुझे दीवाना बना दिया है। तो एक दोस्ताना मैस्कॉट किसी प्रोडक्ट को इंसानी बना देता है जिससे पॉजिटिव इमोशन क्रिएट होते हैं और वो प्रोडक्ट हमें पसंद आने लगता है। जरा टोनी द टाइगर, M&M कैंडीज और कूल एड मैन के बारे में सोचिए। उनसे जुड़ा कोई भी ब्रांड अपने आइकॉनिक मास्कॉट के बिना सफल नहीं होता। और अब जरा ये सोचो भाई कि ये सारे सिर्फ बच्चों का फायदा उठाने के लिए बनाए गए थे। वो दोस्ताना कैरेक्टर्स, वो सब बच्चों की लॉयल्टी हासिल करके उन्हें डिजाइन करने वाली कंपनीज की जेबें भरने का एक तरीका भर है। मेरा मतलब है जरा इस बंदे को देखो यार, ये गुरूर है। इसलिए है क्योंकि इसने आपकी जेबों पर डाका डाला है। यार अब मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा। गायब होते स्नैक्स। यार इन्फ्लेशन हर चीज को महंगा कर देता है, लेकिन कुछ स्टोर प्रोडक्ट्स की कीमत संदिग्ध रूप से स्थिर बनी हुई है। कभी सोचा क्यों? इन्फ्लेशन के जवाब में कुछ कंपनियां कीमतें बढ़ाने से बचने का रास्ता चुनती हैं और आपको मिलने वाले प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम कर देती हैं। इसे श्रिंकफ्लेशन कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग चीजों की कीमत पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उनके साइज पर कम। अगर हम साइज में अंतर नोटिस कर भी लेते हैं तब भी हम एक छोटे प्रोडक्ट को उसी कीमत पर खरीदना पसंद करते हैं बजाय हमारी आदत से ज्यादा पैसे देने के। उदाहरण के लिए कोका कोला को ले लीजिए। 2017 में पुरानी 500 ml की बोतलों को पूरे अमेरिका से धीरे धीरे हटाकर 440 ml की बोतलों से बदल दिया गया, लेकिन पूरे 60 मिलीलीटर कम होने के बावजूद कीमत वही रही। डोरिटोस का भी 2008 में यही हाल हुआ। उनके बैग पूरे 2 आउंस छोटे हो गए। डोरिटोस के फैंस के लिए और भी बुरी खबर यह है कि उनके पैक मार्च 2022 में फिर से सिकुड़ चुके हैं। श्रिंकफ्लेशन केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं है भाई। यूके में स्निकर्स बार पिछले कुछ वर्षों में 17% तक सिकुड़ चुके हैं। अब मजेदार बात सुनिए, उनके द्वारा बेचे जा रहे एक्चुअल प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी कम करके फूड कंपनियां 20% कम शुगर जैसे घुमाने वाले दावे करती हैं। माना कि इसमें कम शुगर है, लेकिन इसमें बाकी सब कुछ भी तो कम है भाई। ऐसा नहीं है कि कंपनियां ऐसा करके हमेशा बच जाती हैं। जब टोबलरोन ने 2016 में अपने चॉकलेट के फर्क को ज्यादा कर लिया तो लोग इतने ज्यादा गुस्सा हो गए कि उन्हें इसे वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आप कह सकते हैं कि उन्होंने टोबलर को मजा जगा दिया भाई। फ्राइज मक्कारी। सच बताना दोस्तों, हम सभी एक चटपटे मैकडॉनल्ड्स का स्वाद लेने के लिए जाते हैं ना, लेकिन उनके फ्राई चाहे जितने भी टेस्टी हो, उनमें एक जीवन बदलने वाला झूठ भी छुपा है। जरा देखिए, छोटे बैग में मीडियम बैग से भी ज्यादा फ्राई फिट हो जाती है, या एटलीस्ट कीमत के हिसाब से अधिक फ्राइज होती है। ओके, शायद ये जीवन बदलने वाला तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी ये हो कैसे सकता है यार? ये सब कंटेनर के मटेरियल के कारण है। ऐसा है कि छोटे फ्राइज एक पेपर बैग में आते हैं, ये जितना संभव हो सके उतने भरने के लिए भूल जाता है। दूसरी ओर मीडियम फ्राई एक कड़क कार्ड कंटेनर में आते हैं जिसमें वैसा लचीलापन नहीं होता और इसमें खाली जगह होती है ज्यादा, जिससे आपको अपने पैसों का माल कम मिलता है मेरे भाई। जरा यहाँ देखिए, छोटा पोर्शन दोनों कंटेनर्स में आराम से समाता है। मुझे गलत मत समझना, यदि आप एक मीडियम ऑर्डर करेंगे तो आपको शायद थोड़े और फ्राई मिल जाए, लेकिन ये अंतर असल में कुछ खास नहीं है क्योंकि आप उनके लिए कीमत से 1/3 ज्यादा पे कर रहे हैं। तो फाइनली अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए सबूत मिल गया कि बड़ा हमेशा बेहतर नहीं होता। मुझे बाद में थैंक यू बोलना मेरे दोस्त। कांच की ट्रैक। यार एक अच्छा फोटोग्राफर आपको बताएगा कि सारा खेल लाइटिंग का है। एक ही स्पॉट से 6 घंटे के अंतर में ली गई 2 तस्वीरें एकदम अलग दिखेंगी। यही सिद्धांत कांच पर लागू होता है। इसलिए कभी कभी मैं जब खुद को देखता हूँ तो एक जवान ब्रैड पिट को देखता हूँ, जबकि दूसरी बार श्रेक का छोटा भाई मुझे घूर रहा है। और इस बात का फायदा क्लोथिंग स्टोर डिजाइनरों से ज्यादा और कोई नहीं उठाता, खास तौर से वो जो फिटिंग रूम बनाते हैं। हमारी वैनिटी को ज्यादा से ज्यादा लुभाने के लिए फिटिंग रूम को अक्सर ऐसे अरेंज किया जाता है ताकि उनकी लाइटिंग दर्पण से बाहर शाइन करे और छत से नीचे भी चमकती रहे। ये एक खूबसूरत बिना शेडो का रिफ्लेक्शन बनाता है। इसके साथ ही मिरर्स को भी थोड़ा ऊपर की तरफ एंगल पर झुकाया जाता है, जिससे शरीर थोड़ा लंबा लगने लगता है और हमारे पैर हकीकत से ज्यादा लंबे दिखने लगते हैं। कुछ दर्पणों को टिंट भी किया जाता है ताकि हमारे चेहरे पर एक हेल्दी ग्लो दिखाई दे। इन सब चीजों से हमें खुद के बारे में अच्छा फील होता है और भाई
हम उस चीज को खरीदने के बहुत ही करीब पहुंच जाते हैं। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार अमांडा प्लेटल ने कई अलग अलग स्टोर्स में एक ही ड्रेस को ट्राई करने का फैसला किया और इसके नतीजे से वो चौंक गई। ड्रेस वही था, इसके बावजूद उसका लुक एकदम अलग था। कुछ जगहों पर उसने महसूस किया कि वो बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन उसने कहा कि दूसरी जगह वो कुछ ज्यादा ही अटपटी लगी। भाई ये बताता है कि सिर्फ एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने से ही हमारा पूरा रूप बदल सकता है। यार मुझे सब पर रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ तो टाइम चाहिए यार। शो में तेजी, भाई ये तो सबको पता है कि स्ट्रीमिंग सर्विस तेजी से टेलीविजन कंज्यूम करने का मेन तरीका बन चुकी है और पारंपरिक केबल टीवी कम हो रही है। इसके जवाब में टीवी एग्जीक्यूटिव्स एक बहुत ही शातिर सॉल्यूशन लेकर आए, वो है अपने ब्रॉडकास्ट की स्पीड बढ़ा देना। क्या वाकई? क्योंकि केबल पहले की तुलना में कम मुनाफा कमा रहा है, इसलिए कंपनियां उस नुकसान को किसी भी तरह से भरपाई करने के लिए हाथ पांव मार रही हैं। तो टीवी वालों पैसा कैसे कमाते हैं मेरे भाई? विज्ञापन से। इसलिए उनके शो की ब्रॉडकास्ट स्पीड को केवल मामूली सा बढ़ाने से विज्ञापन के लिए ज्यादा समय बच जाता है। ऐसा करते हुए टीबीएस और टीएनटी दोनों को पकड़ा जा चुका है। उन्होंने सीन फील्ड को लगभग 8% तेज कर दिया और एक्स्ट्रा 2 मिनट का ब्रॉडकास्ट टाइम भी फ्री कर दिया। 2 मिनट सुनने में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन भाई ये 30 सेकंड के 4 विज्ञापन है। ये एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में लगभग $70,000 से ऊपर होते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा करने से शो बर्बाद हो जाए, लेकिन ओरिजिनल और फास्ट वाले शो में बहुत बारीक अंतर है मेरे भाई। Non-Dave personality. I don't know how you can hang out with that guy. Sometimes it really makes me. फिर भी शो टाइम के हर 20 मिनट में 4 एक्स्ट्रा विज्ञापन समझ में आ जाते हैं, जैसे पहले ही कोई कम एडवर्टाइजमेंट थे। हाँ, अगर कोई मुझसे पूछे तो यार कुछ दिनों में ये और भी ज्यादा लोगों को केबल से दूर करने वाला है। आप क्या सोचते हो? क्या आपको एक्स्ट्रा विज्ञापनों और फास्ट किए हुए शो से कोई दिक्कत नहीं, या फिर ये कुछ ज्यादा ही हो गया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। जोपिन डिकॉय, भाई अक्सर देखा होगा कि कंपनियां ग्राहकों को सो कॉल्ड प्लान या पैकेज ऑफर करती हैं। ये ऐसे बंडल हैं जो ग्राहक की चॉइस के हिसाब से अलग अलग लेवल की सर्विस की बिक्री को प्रेजेंट करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे इस तरह की डिजाइन किए गए हैं कि हम ज्यादा महंगा ऑप्शन चुन लें? उदाहरण के लिए लोकप्रिय मैगजीन द इकोनॉमिस्ट को ले लीजिए। एक समय पर पब्लिकेशन के पास बिक्री के लिए 3 पैकेज थे। वेब ओनली $59 सालाना प्रति वर्ष, प्रिंट ओनली $125 सालाना और प्रिंट मिलाकर कीमत हुई $125 सालाना। इन विकल्पों में से एक साफ तौर पर एक बकवास विकल्प है, वो है प्रिंट ओनली। तो इसे बनाया क्यों गया था यार? क्या ये सिर्फ एक गलती? बिल्कुल नहीं। प्रिंट ओनली विकल्प एक डिकॉय था जिसे सिर्फ इसलिए शामिल किया गया था ताकि वेब और प्रिंट वाला तीसरा विकल्प कम कीमत में ज्यादा लगने लग जाए। इस प्रलोभन के बिना $59 से $125 की कीमत में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा लगने लगती है। लेकिन भाई डिकॉय के होने से कीमत के झटके का असर कम हो गया, क्योंकि 2 मेन पैकेजेस के बीच में एक बेकार ऑप्शन मौजूद है और एकदम से वेब और प्रिंट महंगे लगने बंद हो गए। और इसने जादू की तरह काम किया। डिकॉय के शामिल होने से पहले केवल 32% ग्राहक वेब और प्रिंट का विकल्प चुनते थे, और भाई इसको ऐड करने के बाद तो ये बढ़कर 84% हो गया। ऑफ कोर्स द इकोनॉमिस्ट सिर्फ एक उदाहरण है। अब जब आपको पता चल चुका है तो आप इसे हर जगह देखना शुरू कर देंगे। छोटा लेकिन असरदार। जरा इमेजिन कीजिए कि आप एक कपड़े के स्टोर मैनेजर हैं और आपको सेल्स बढ़ाना है। तो भाई प्राइस प्रिंट करते वक्त आप बड़े और बोल्ड लेटर में छापेंगे या छोटे और महीन लेटर्स में? मैं तो हर बार बड़ा और बोल्ड ही कहूंगा ताकि लोगों का ध्यान खींच सकूं। बात में दम है, लेकिन दोस्तों ये सही जवाब नहीं है। 2005 की स्टडी के अनुसार जब लोग सस्ता ढूंढते हुए शॉपिंग कर रहे हों तो वो छोटे अक्षरों में एडवर्टाइज की गई चीज को ज्यादा खरीदेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अनजाने में हमारा दिमाग छोटे फॉन्ट को छोटी कीमत से जोड़ देता है। इसलिए यदि हम एक ही कीमत के 2 टी शर्ट देखते हैं लेकिन अलग अलग साइज के प्राइस टैग के साथ, तो छोटे टैग वाले टी शर्ट को खरीदने के हमारे चांस ज्यादा हैं। रिसर्चर इसे परिमाण प्रतिनिधित्व सर्वांग समता कहते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा छोटी बढ़िया में बड़ा धमाका। हेल्दी वाला झूठ। हर कोई फिट और हेल्दी रहना चाहता है। मेरा मतलब है भाई कि कौन नहीं चाहता कि उसे शानदार फील हो और वो लंबा स्वस्थ जीवन जिए। इस वजह से हम अपने द्वारा खाए जाने वाले फूड से जुड़े हुए कुछ खास शब्दों से आकर्षित होते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, होल ग्रेन और ऑर्गेनिक। बात यह कि इन शब्दों में उतना दम नहीं है जितना लगता है और वे अक्सर हमें गुमराह करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब भले ही हम जानते हैं कोई चीज साफ तौर पर अनहेल्दी है, जैसे कि पॉप टार्ट्स, लेकिन जब इसे होल ग्रेन असली फल के साथ बेक्ड बोलकर एडवर्टाइज किया जाता है तो हम इसे थोड़ा कम खराब देखते हैं और बस इसे खरीदने के लिए काफी होता है, जबकि असली फल के साथ बेक्ड का कोई मतलब ही नहीं होता। पॉप टार्ट ये दावा करता तो है, लेकिन भाई स्ट्रॉबेरी वालों के अंदर की फिलिंग में केवल 2% फ्रूट होता है, बाकी सब आर्टिफिशियल कलर, शुगर और पाम ऑयल होता है। ऑफ कोर्स विज्ञापन में इनमें से किसी भी इंग्रेडिएंट का जिक्र तक नहीं होता। इसी तरह वेल्च फ्रूट स्नैक्स में भी असली फल वाली बात पर जोर दिया जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल कलर और ढेर सारी शक्कर मौजूद होने की बात को दबा देते हैं। और लो फैट की तो बात ही मत करना दोस्त। अगर आपको ये किसी चीज पर दिखाई देना तो बस इतना याद रखना कि फैट से मिलने वाले फ्लेवर की कमी को पूरा करने के लिए इसमें शुगर, स्वीटनर और सॉल्ट ठूस ठूस का भरा होता है।
तो अगली बार जब आप किसी प्रोडक्ट को उसके सो कॉल्ड हेल्थ बेनिफिट के कारण खरीदने की तैयारी कर रहे हो तो उसे अपने कार्ट में डालने से पहले उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर पढ़ लेना। बैग का चक्कर। यार हर कोई ये बात मानेगा कि आजकल चिप्स के पैकेट ऐसे होते हैं जैसे एयर बैग हो जिनमें किसी ने मस्ती के लिए 2-4 चिप्स डाल दी हो। मैंने ऊपर श्रिंकफ्लेशन के बारे में बताया था, लेकिन भाई ये तरीका तो और भी मक्कारी भरा है क्योंकि बैग फिजिकल रूप से साइज नहीं बदलते। चॉकलेट बार के मामले में आप कम से कम रिडक्शन तो देख सकते हैं, लेकिन चिप्स तो बहुत ही शातिर तरीके से खिलती है यार। इनके बैग्स हवा से भरे होते हैं या कहें कि नाइट्रोजन से, क्योंकि नॉर्मल हवा से चिप्स नरम पड़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि निर्माता हमारी नाक के नीचे मटेरियल को कम करते हुए बैग को उसी साइज में रखते हैं। अब फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि वे दावा करते हैं कि नाइट्रोजन हमारे अच्छे के लिए है। इससे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आलू के टुकड़ों की सेफ्टी रहती है। ब्रुकलिन बेस्ड आर्टिस्ट हेनरी हरग्रेव्स ने इसको जांचने की ठान ली और उसने अपनी कार में अलग अलग तरह के बैगों को लाद दिया और ड्राइव करते हुए घूमने लगा। और भाई निर्माताओं के दावे को एकदम उलट हुआ। जिन चिप्स बैग्स में सबसे ज्यादा हवा भरी थी उनमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। चलिए देखते हैं, आप गैस कर सकते हैं कि हर बैग में कितनी हवा भरी थी। 50%, 60%? फिर से ट्राई कीजिए। भाई हरग्रेव्स ने पाया कि लेज और डोरिटोस दोनों बैग में आश्चर्यजनक रूप से 86% हवा थी। क्या? लेकिन फिर भी ये इस बदकिस्मत इंसान के एक्सपीरियंस जितना बुरा नहीं है भाई। All right, you can take your chips. चलो कम से कम उसने हैंडल कर लिया, या शायद नहीं। डार्क पैटर्न। शातिर कंपनियां हमेशा से हमारे पैसे ऐंठने के लिए हर वो चाल चल रही हैं जो वो चल सकते हैं। हालांकि कुछ दशकों में इंटरनेट पर कुछ भी नई टेक्निक सामने आई हैं जो वो यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी को डार्क पैटर्न के नाम से जाना जाता है। भाई वो डार्क पैटर्न नहीं जो दो कंजूरिंग को देखने के बाद आपकी चड्डी बन गए थे। ये डार्क पैटर्न किसी वेबसाइट के इंटरफेस डिजाइन में इनबिल्ट होते हैं। उदाहरण के लिए वेब कुकीज को ले लीजिए। ऐसा बहुत कम होता है ना कि एक बड़ा चमकदार बटन आपको सभी कुकीज एक्सेप्ट करने के लिए कहे, लेकिन अगर आपको वो नहीं करना हो तो फिर आपको शायद प्रेफरेंस वाला फीका सा ग्रे बटन क्लिक करना पड़ेगा, है ना, और मैन्युअली प्रत्येक को अनचेक करना होगा। और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि ज्यादातर बार आप केवल एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करते होंगे ताकि काम आसान हो जाए। और मैं आपको दोष नहीं देता, लेकिन फिर वेबसाइट ने ठीक वही किया जो वो चाहती थी, आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन ले ली। एक और डार्क पैटर्न है अकाउंट बंद करने की प्रोसेस। अब ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि आप उनके साथ अपना अकाउंट बंद कर दें, इसलिए वो बस जितना हो सके इसको मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं। कभी आप अपना Amazon अकाउंट बंद करने की कोशिश की आपने? भाई इस होम पेज पर तो आपको कोई क्लू नहीं मिलेगा कि ऐसे कैसे करना है ना। आपको माय अकाउंट तक नेविगेट करके जाना पड़ेगा, फिर हेल्प, फिर कॉन्टैक्ट अस, फिर ओपन चैट, फिर 4 और ऑप्शन, फिर फाइनली क्लोज का रिक्वेस्ट पाओगे। यहाँ पर रिक्वेस्टिंग शब्द पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब भाई कि आपके पास आपका विचार बदलने का वक्त बाकी है। लेकिन सबसे शैतानी डार्क पैटर्न का खिताब चीनी फुटवेयर निर्माता कैवाई को जाता है। निर्माता ने अपने बनाए हुए स्नीकर के ऑनलाइन विज्ञापन पर बालों की एक लड़ी को ओवरले कर दिया। जब लोगों ने बाल हटाने के लिए अपनी स्क्रीन स्वाइप की तो उन्हें सीधे एक वेबसाइट पर ले जाया गया। भाई गजब है यार, ये स्नीकर वाकई में शातिर है। ब्रांड वॉशिंग। अभी तक हमने जितने भी छल और धूल देखे हैं जिनसे कंपनियां हमारी मेहनत की कमाई निकलवाती हैं, उनमें से एक तो इतना धोखेबाज और मक्कार है कि विश्वास करना मुश्किल है। भाई आपके भरोसे की आखिरी डोर भी तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ओके देखते हैं। तो भाई कंपनियां आपके पैदा होने से पहले आपके बाइंग डिसीजन बदल सकती हैं। ऐसा है कि गर्भावस्था के 20वें सप्ताह से ही भ्रूण साउंड पर रिस्पॉन्ड करता है और 30वें सप्ताह में वे सूंघ भी सकते हैं। इस समय गर्भवती औरतों के सुनने और खाने की आदतों का उसके जन्मे बच्चे पर गहरा असर पड़ता है। ये असल में इतना गहरा होता है कि बच्चे की जिंदगी में उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। देखिए कहाँ जा रहा है। खैर, कोबिको नाम के एक फिलिपीन कैंडी ब्रांड ने कुछ साल पहले इस जानकारी का फायदा उठाया। सबसे पहले उन्होंने गर्भवती माताओं को देने के लिए डॉक्टर को मुफ्त में कैंडीज भेजी। फिर कुछ महीने बाद जब बच्चे पैदा हुए तो ब्रांड ने एक नए प्रकार की कॉफी रिलीज की जिसका स्वाद बिल्कुल कैंडी जैसी था। जिन माओं को मुफ्त कैंडी दी गई उन्होंने पाया कि जब उनके बच्चे खिलते हैं तब अगर उन्हें कैंडी के टेस्ट वाली कॉफी दे दो तो वो शांत हो जाते हैं। उन्हें बात बहुत पसंद आई, इसलिए जाहिर है माएँ इसे खरीदते रहीं। सिर्फ 4 साल में कोपिको कॉफी पूरे फिलीपींस में तीसरा सबसे बड़ा ब्रांड हो गया। उन बच्चों को लॉयल कस्टमर बनने के लिए ब्रांड वॉश किया गया और मुझे यकीन है भाई कि उनमें से ज्यादातर अभी भी कोपिको पीते हैं। बहुत ही डरावना है ना, लेकिन यार कम से कम अब मुझे पता है शानिया ट्वेन ने मेरे प्रति शर्मनाक प्यार के लिए किसे दोष देना है। माँ मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो आप इनमें से कौन कौन सी कुटिल चीजों के बारे में पहले जानते थे? आप इनमें से कितनी चालों के खुद शिकार बने और क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं बताना भूल गया हूँ? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।